प्यारे छात्रों, कल आपका अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया ये चल रहा था। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी से ये प्रश्न है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण के लिए कौन कौन सी कठिन परिस्थितियाँ हैं, क्या कारण है, क्या कठिनाइयाँ हैं मुख्य। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण कठिनाई है, सबसे जो बड़ी कठिनाई है, वो है सेना का प्रभुत्व। पाकिस्तान में सेना का प्रभुत्व है भाई। जितने भी शासक हुए सभी ने लोकतंत्र के नाम पर सेना के माध्यम से शासन की बागडोर संभाली है। जनता भी सैन्य शासन का इसलिए समर्थन करती है क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इस कारण भी सेना समर्थक समूह अधिक मजबूत हैं और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में कमी है। लोकतंत्र में कमी के कारण पाकिस्तान पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। तो सबसे पहली कठिनाई होगी सेना का प्रभुत्व। दूसरा है लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं होता। इस तरह भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिलता रहता है। दो कारण हो गए। तीसरा कारण है धर्म गुरुओं एवं अभिजनों का प्रभाव। पाकिस्तानी समाज में भूस्वामी, अभिजनों और धर्म गुरुओं का काफ़ी प्रभुत्व यानी प्रभाव रहता है। वे लोग भी सेना के शासन को ही उचित मानते हैं। तो ये तीन कठिनाइयाँ थी जिस कारण जो है पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे नेपाल के बारे में बात करेंगे। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। वहाँ राजतंत्र था भाई नेपाल में, अब फिलहाल लोकतंत्र है। अतीत में नेपाल एक हिंदू राज्य था। आधुनिक काल में यहाँ कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। इस दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और नागरिक खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई, यानी लोकतंत्र बहाल नहीं हो सका। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। नेपाल में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि सन 1990 में राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग की, लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक की अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव कायम करने में सफल हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। सन 2001 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया भाई। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चले और राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल कर दिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सभी दलों के गठबंधन, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया और अभी भी नेपाल ने पूरी तरह से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। अभी भी यह देश इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ संविधान सभा के गठन की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। माओवादी क्या चाहते हैं? माओवादी चाहते हैं कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए और सत्ता दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार हो
ये ऐसा संभव नहीं है। तो भाई इस तरीके से नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में सफल हो पाए। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, बहुत प्रदर्शन हुए। धन्यवाद।